दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ईओटी क्रेन का कनेक्शन बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को देखे। यानी कि दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ईओटी क्रेन का कनेक्शन इतना आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिससे कि इसका जो पावर वायरिंग है और जो कंट्रोल वायरिंग है वो हमें याद हो जाएगा केवल इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईओटी क्रेन का कनेक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा ईओटी क्रेन होता है, उसके लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि हैवी लोड को उठाने के लिए हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम मोस्टली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं जहां पे हम सिंपल इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करके ईओटी क्रेन को डिजाइन करते हैं। अब जो हमारा ईओटी क्रेन है उसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सभी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग का जो सबसे सिंपल तरीका है उस तरीके को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मैं जो आपको कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग बताने वाला हूं वो इंडक्शन मोटर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग है। याद रखिएगा, मैं आपको इंडक्शन मोटर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग के द्वारा ईओटी क्रेन को डिजाइन करना बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो ईओटी क्रेन बनाने वाले हैं उस ईओटी क्रेन में हम टोटल 3 मोटर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो फर्स्ट मोटर है, इस मोटर के द्वारा जो हमारा लोड होगा उस लोड को ऊपर की तरफ उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ इसी मोटर का उपयोग हम हमारा जो ईओटी क्रेन है उसके द्वारा लोड को नीचे रखने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है इस मोटर को रन कराने के लिए हम 3 फेज पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई से हम वायर को कनेक्ट करके जो हमारा ओवरलोड रिले इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसी ओवरलोड रिले के आउटगोइंग टर्मिनल से हम वायर को कनेक्ट करते हुए जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसी कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा मोटर है उसको पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसी मोटर को हमें रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है, तो इसके लिए हम इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस कॉन्टेक्टर का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे उसको भी समझ लीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, जो हमारा आर फेस का पावर सप्लाई है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके कॉन्टेक्टर के किसी भी एक पावर टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस टर्मिनल का जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके आप दोबारा आर फेस के साथ ही कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो वाई फेस का पावर सप्लाई है इसको ले जाके आप कॉन्टेक्टर के तीसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। ये जो हमारा वाई फेस का पावर सप्लाई है इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा इसको ले जाके हमें बी फेस के साथ में कनेक्ट करना है। इसी प्रकार से ये जो हमारा बी फेस का पावर सप्लाई है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई हमें मिलेगा इसको ले जाके हम वाई फेस के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यानी कि हमने 2 फेस के पावर सप्लाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया, जिससे कि मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है इस मोटर के शाफ्ट के साथ में एक ब्रेक भी कनेक्ट होता है, जिससे कि मोटर को तुरंत में रोका जा सके। ये जो हमारा ब्रेक है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इसको इनपुट पावर सप्लाई हम इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई हमें मिलेगा उसको डायरेक्टली ले जाके हम इस ब्रेक के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये जो ब्रेक है ये नॉर्मली मोटर के शाफ्ट को जकड़ के रखता है, यानी कि ब्रेक लगा के रखता है। लेकिन जैसे ही आप मोटर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई दोगे तो ये जो हमारा ब्रेक है इसमें भी पावर सप्लाई जाएगा, और ये जो हमारा ब्रेक होता है इस ब्रेक के द्वारा मोटर के शाफ्ट को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो मोटर है उसको रन करा सके। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सेकंड मोटर है इसका उपयोग हम ईओटी क्रेन को ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में रन कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारा मोटर है इस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करेंगे। अब जिस प्रकार से हमने इस मोटर के लिए पावर वायरिंग का कनेक्शन किए हैं, सेम टू सेम हम इस मोटर के लिए भी पावर वायरिंग का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस मोटर के साथ में भी एक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ब्रेक को भी चालू और बंद करने के लिए एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे
और कनेक्शन भी इसका सेम टू सेम होगा। इसी प्रकार से ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर का उपयोग हम ईओटी क्रेन को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रन कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करेंगे। इस मोटर के साथ में भी एक ब्रेक कनेक्ट होगा जिसको हम कॉन्टेक्टर के द्वारा चालू और बंद करेंगे। अब इसका भी वायरिंग सेम टू सेम होगा, तो हम इसको डायरेक्टली वायरिंग कर देते हैं। तो जो हमारा ईओटी क्रेन है, उस ईओटी क्रेन का पावर वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है आप उसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे इस ईओटी क्रेन का कंट्रोल वायरिंग पे। कंट्रोल वायरिंग को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा ईओटी क्रेन होता है उसको ऑपरेट कराने के लिए जो हमारा कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर में क्या क्या होता है। देखिए, जो हमारा ईओटी क्रेन होता है उसमें हम टोटल 8 पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं और एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन को प्रेस करने के बाद जो हमारा कंट्रोल पावर सप्लाई होगा वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा कंट्रोल पावर सप्लाई है, इस कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे एक कंट्रोल ऑफ पुश बटन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो हमारा पावर सप्लाई है उसको यदि हमें अचानक से बंद करना हो तो हम इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करके पावर सप्लाई को पूरा का पूरा कट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे कंट्रोल वायरिंग पे। तो जैसे कि मैंने आपको पावर वायरिंग में बताया कि हम यहाँ पे टोटल 6 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ में जो हमारा ब्रेक है उस ब्रेक के लिए हम टोटल 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा ईओटी क्रेन होता है, उस ईओटी क्रेन को हम कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद भी ऑन करा सकते हैं। तो उस कंट्रोल पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पे एक ऑक्सिलरी रिले का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास में कॉन्टेक्टर हैं, ये सभी के सभी सिंगल फेस पावर सप्लाई पे ऑपरेट होंगे, यानी कि फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई चाहिए इनको ऑपरेट कराने के लिए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला काम ये कर देता हूँ कि इन सभी कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन मैं आपको हमेशा भूल जाता हूँ बताना, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसी का कनेक्शन बता दिया, यानी कि टेंशन खत्म। अब चलते हमारे कंट्रोल वायरिंग पे। सबसे पहले तो आप कंट्रोल पावर सप्लाई को किस प्रकार से ऑन करेंगे उसका कनेक्शन समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना है जिसके द्वारा हम पूरे पावर सप्लाई को कट कर सकें। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके द्वारा हम कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन कर सकें। उसके बाद कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑफ करने के लिए आप एक एनसी पुश बटन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये जो हमारा तीनों पुश बटन है, इन सभी को हम इस फेस सप्लाई के द्वारा सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके जो हमारा रिले है इसके A1 टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस रिले को हमें होल्ड करके भी रखना है, तो इसके लिए इसी रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट होता है, इस एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस एनो कॉन्टैक्ट को हम इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमारा जो कंट्रोल पावर सप्लाई था, इसको ऑन करने के लिए सर्किट बन गया। अब जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, उसके बाद ही हमारे बाकी कॉन्टैक्टर ऑन होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा रिले है, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट होता है, इस एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इन सभी एनो कॉन्टैक्ट को इनपुट पावर सप्लाई हम इस फेस वायर के द्वारा जोड़ देंगे। अब जो हमारा लोड है, उस लोड को ऊपर उठाने के लिए हम इस कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए हम एक पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन के पीछे में आप देख सकते हो एक एनो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है और एक एनसी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। इनका काम क्या होगा आप आगे समझ जाओगे। इसके बाद जो हमारा लोड है उसको नीचे रखने के लिए हम इस डाउन कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए हम यहाँ पे एक और पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और इस पुश बटन का नाम हमने डाउन पुश बटन रख लिए। इस पुश बटन के साथ में एक एनो एलिमेंट और एक एनसी एलिमेंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दीजिएगा। अब इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई निकलेगा, इसको ले जाके हमें डाउन पुश बटन के एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करना है। एनसी कॉन्टैक्ट के साथ हमने इस वायर को इसलिए कनेक्ट किया है जिससे कि जो हमारा मोटर है उसको यदि हम नीचे की तरफ ऑपरेट कराते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा अप कॉन्टैक्टर है इसमें पावर सप्लाई ना जाए।
जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा मोटर है उस मोटर में यदि 2 फेस आपस में कनेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पावर वायरिंग में एक्सप्लेन किया कि जो हमारा मोटर है उस मोटर को हमें 2 डायरेक्शन में रन कराना है और दोनों डायरेक्शन में रन कराने के लिए हमें फेस सीक्वेंस को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इन दोनों कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करने के लिए हम पुश बटन में एनसी कॉन्टैक्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अभी हमने पुश बटन में इंटरलॉकिंग कर दिए। इसके अलावा आपको कॉन्टैक्टर का भी इंटरलॉकिंग करना है। कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका डाउन कॉन्टैक्टर है, इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका जो अप कॉन्टैक्टर है, इसका इस्तेमाल आपको डाउन कॉन्टैक्टर के सर्किट में इस्तेमाल करना होगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, जो हमारा लोड होता है उस लोड को हम ज़्यादा ऊपर ना उठा दें जिससे कि जाके ईओटी क्रेन से ना टकरा जाए, उसके लिए हम एक लिमिट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिट स्विच का सिंबल मैंने यहाँ पे बना दिया हूँ। अब ये जो लिमिट स्विच है इसको पावर सप्लाई देने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एनसी पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दीजिएगा। इसके बाद इसी लिमिट स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा डाउन कॉन्टैक्टर है, इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दीजिएगा। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल से वायर को लाके अप कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से ये जो हमारा डाउन कॉन्टैक्टर है इसका भी हम वायरिंग करेंगे, यानी कि इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल से ले जाके जो हमारा अप पुश बटन है, इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है, इसके साथ में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगा वो डाउन पुश बटन के एनो कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगा वो अप कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसके टर्मिनल पे चला जाएगा। इसके बाद इससे जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, इसको ले जाके हमें डाउन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डाउन कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर के साथ में हम लिमिट स्विच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा होस्ट होता है उसको हमें कितना नीचे तक करना है उसका कोई लिमिट नहीं होता। इसीलिए हमने यहाँ पे लिमिट स्विच का इस्तेमाल नहीं किए हैं, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे केवल ब्रेक बच गया है। ये जो हमारा ब्रेक होता है, इस ब्रेक का उपयोग दोनों कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि यदि आप मोटर को ऊपर की तरफ उठाते हो या फिर मोटर को नीचे की तरफ करते हो, दोनों कंडीशन में इस ब्रेक में पावर सप्लाई जाना चाहिए। अब ये जो ब्रेक है इसको पावर सप्लाई देने के लिए ये जो अप पुश बटन है, इस पुश बटन के साथ में हम एक और एनसी एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे और जो एनसी एलिमेंट होगा उसके द्वारा ही ब्रेक में पावर सप्लाई जाने वाला है। इसी प्रकार से डाउन पुश बटन के साथ में हम एक और एनसी एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे और इस एनसी एलिमेंट का भी इस्तेमाल हम इस ब्रेक में पावर सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है? अब ये जो हमारा पुश बटन है इसको आपको क्या करना होगा, जो हमारा ये फेज सप्लाई है, इस फेज सप्लाई के द्वारा एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए। अब इस डाउन पुश बटन से जो आउटपुट पावर सप्लाई निकलेगा इसको ले जाके अप पुश बटन के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है इसको ले जाके जो हमारा डाउन पुश बटन के लिए पावर सप्लाई गया है उस पावर सप्लाई के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो दोनों पुश बटन है इसके बीच वाले पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ब्रेक को आप पावर सप्लाई दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, अभी जो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यदि आपको किसी लोड को ऊपर की तरफ में उठाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा और कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करने के बाद हमारा ऑक्सिलरी रिले ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने से एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एनसी में कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस पुश बटन के इस टर्मिनल पे आ जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई आ जाएगा। अब यदि आपको लोड को ऊपर की तरफ में उठाना है तो आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे। इसको प्रेस करते ही पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए डायरेक्ट कॉन्टैक्टर में चला जाएगा, जिससे कि हमारा मोटर ऑपरेट होने लगेगा। अब यदि आपका जो होस्ट है वो ज़्यादा ऊपर उठ जाता है तो जाके सीधे ही इस लिमिट स्विच को कट कर देगा, जिससे कि हमारा पावर सप्लाई ब्रेक हो जाए और पावर सप्लाई ब्रेक होने के बाद मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा अप पुश बटन है, इसी पुश बटन के साथ में ये जो एलिमेंट है ये भी कनेक्ट है, जिससे कि यदि आप इसको प्रेस करते हो तो साथ ही साथ में ये वाला एलिमेंट भी चेंज होगा। अब इस पुश बटन को प्रेस किए तो पावर सप्लाई यहाँ से कट हो गया, लेकिन यहाँ का पावर सप्लाई सीधे ही ब्रेक में जा रहा है, यानी कि जो हमारा अप कॉन्टैक्टर है और जो ब्रेक है इन दोनों कॉन्टैक्टर में पावर सप्लाई चला जा रहा है, जिससे कि जो हमारा ब्रेक है वो रिलीज हो जाएगा और जो हमारा मोटर है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा।
अब जैसे ही आप पुश बटन को रिलीज़ करते हो तो तुरंत ही पावर सप्लाई आगे फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो ब्रेक है इसमें भी पावर सप्लाई कट हो जाएगा। अब जो हमारा ब्रेक है वो दोबारा से जो हमारा मोटर का शाफ्ट है उसको जकड़ लेगा, यानी कि ब्रेक को लगा देगा, जिससे कि हमारा जो मोटर है वो तुरंत का तुरंत रुक जाए। ठीक है दोस्तों? इसी प्रकार से यदि आप डाउन पुश बटन को प्रेस करोगे तो जो हमारा डाउन कॉन्टैक्टर है और जो ब्रेक है इसमें पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए चला जाएगा, जिससे कि हमारा जो ब्रेक है वो रिलीज हो जाएगा और जो हमारा मोटर है वो रन करने लगेगा। ठीक है? जैसे ही आप पुश बटन को रिलीज करोगे, ब्रेक दोबारा से मोटर के शाफ्ट को जकड़ लेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो कंट्रोलिंग है वो वर्क करेगा। दोस्तों, इन दोनों कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करने के लिए जो हमने पुश बटन इस्तेमाल किए और जो इंटरलॉकिंग इस्तेमाल किए, सेम टू सेम हम नॉर्थ और साउथ के लिए जो मोटर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 पुश बटन इस्तेमाल कर लिए और इस पुश बटन का जो एनसी एलिमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल करेंगे ब्रेक के लिए, और साथ ही साथ में इन दोनों कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करने के लिए हमने इनका एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा मोटर है उस मोटर को यदि हम नॉर्थ डायरेक्शन में रन कराएंगे तो वहाँ पे सबसे आखिरी में एक लिमिट स्विच लगा होगा। उस लिमिट स्विच का नाम होगा नॉट लिमिट स्विच। यानी कि इस लिमिट स्विच को यदि आपका जो क्रेन है वो टच करता है तो पावर सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो कंट्रोल पावर सप्लाई है वो ऑफ हो जाए और जो हमारा मोटर रन हो रहा था वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ठीक है? इसी प्रकार से जो हमारा साउथ डायरेक्शन होगा उसके लास्ट पॉइंट पे एक और लिमिट स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे साउथ लिमिट स्विच। यानी कि इस लिमिट स्विच के आगे आपका जो क्रेन है वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है? अब इन सब का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करते हुए इन सभी को सीरीज में ले जाके जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से इन सभी को भी हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे कनेक्शन किए सेम टू सेम कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद इनका भी कनेक्शन हम इसके जैसे कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा दोनों मोटर है इन दोनों मोटर का कंट्रोलिंग सेम टू सेम है। इसी प्रकार से जो हमारा ईस्ट एंड वेस्ट के लिए मोटर इस्तेमाल किया जाएगा उसका भी कंट्रोलिंग पूरा का पूरा सेम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, जो हमारा ईओटी क्रेन था उस ईओटी क्रेन का पावर वायरिंग भी सीख ली हमने और कंट्रोल वायरिंग भी सीख लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।